यूनिट 4 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 10 करेंगे। ये फाइनल इसका जो है टॉपिक है। इसमें है चालकतापीय या चालकता मूलक का अनुमापन। तो चालकता अनुमापनों में हम ये देखते हैं कि जब किसी एक जो है पदार्थ की रिएक्शन दूसरे पदार्थ से करवाई जाती है तो एक रिएजेंट रिएक्टेंट के अंदर मिलाया जाता है और धीरे धीरे मिलाया जाता है, और जब मिलाते हैं हम उसको तो एक एंड पॉइंट होता है। अब कोई भी अगर कंपाउंड कलरलेस है या उसमें हमें पता नहीं चल रहा है तो एग्जैक्ट एंड पॉइंट कहाँ पर कितने किसी भी अभिकारक को मिलाने पर जो है वो उसकी चालकता जो है उसका कंपाउंड की रिएक्शन कंप्लीट हो गई है वो पता लगा, उस बिंदु को हम अंत बिंदु कहते हैं। तो इससे इस अनुमापन में जब अनुमापन किया जाता है तो उदाहरण के लिए अगर हम ले जैसे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, इससे मिलके पानी बनता है, या वो KCl और AgNO3 के अनुमापन में Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की KCl और AgNO3 को मिलाने पर Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव रिएक्शन करके AgCl बनाते हैं, पोटेशियम और नाइट्रेट एज इट इज रह जाता है। तो इससे अनुमापन की चालकता में अंतर आ जाता है और इस अंतर को मेजर करते हैं हम और उसकी सहायता से जो है हम अंत बिंदु ज्ञात करते हैं। चालकता मूलक अनुमापन में हम चालक सेलों के अंदर करते हैं। किसी एक विलयन की निश्चित मात्रा चालकता सेल के अंदर ले लेते हैं और फिर जो दूसरा पदार्थ होता है वो उसमें ब्यूरेट की सहायता से धीरे धीरे करके डालते हैं, और जब धीरे धीरे डालने के बाद उसको एक चालकता हम नोट करते जाते हैं और फिर जो रिएजेंट मिलाए के रिएजेंट के आयतन और जो चालकता सेल से हमने उस पदार्थ की चालकता ज्ञात की है उसके बीच में ग्राफ खींचते हैं और उन ग्राफ से अलग अलग जो हमें रिजल्ट मिलते हैं उसको एनालिसिस करके हम उन पदार्थों की अंत बिंदु को ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रकार में दो तरह के अनुमापन होते हैं, एक तो होता है अम्ल क्षार अनुमापन और दूसरा होता है अवक्षेपण अनुमापन। तो अम्ल क्षार अनुमापन में जो है अम्ल और क्षारों की प्रकृति के हिसाब से प्रबल क्षार है या दुर्बल अम्ल है या प्रबल अम्ल है, इसके आधार पे 4 भागों में इसमें बांटा गया है। सबसे पहले हम उस अनुमापन को करेंगे जिसके अंदर प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार लिया जाता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के अनुमापन को समझने के लिए हम प्रबल अम्ल HCl लेते हैं और प्रबल क्षार NaOH है, और चालकता साल में हमने HCl लिया है। HCl लेने जब हमने सिर्फ HCl लिया और उस पर भी NaOH नहीं मिलाया है तो उस विलयन की जो चालकता है वो H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयनों की कुल चालकता के बराबर होगी, क्योंकि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयनों की गतिशीलता से ही विद्युत का चालन हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि जो चालकता सेल है जिसमें हमने HCl लिया है उसमें NaOH मिलाना शुरू करेंगे ब्यूरेट की हेल्प से। ऊपर ब्यूरेट ली है, नीचे चालकता सेल के अंदर HCl है, तो एक एक बूंद करके हम NaOH डालेंगे। जैसे हमने पहली बूंद NaOH की डाली तो कुछ चालकता में चेंज हुआ वो हमने नोट कर ली, फिर थोड़ा सा और NaOH मिलाया, फिर उसकी चालकता नोट की, और इस तरह से धीरे धीरे NaOH मिलाते चले जाते हैं और हम चालकता नोट करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही एग्जांपल है जैसा कि हम क्लासेस में करते हैं अम्ल क्षार अनुमापन में कि फिनोफ्थलीन डालते हैं। फिनोफ्थलीन डालने से जो है वो हमें पता चल जाता है कि NaOH की रिएक्शन HCl से कंप्लीट हो गई है, लेकिन उसमें भी एक बूंद एक्स्ट्रा डलती है। तो यहाँ पर जो है चालकता मापी से हम एग्जैक्ट अंत बिंदु का पता लगा सकते हैं। तो जब हम HCl में NaOH डालते हैं तो इसमें H पॉजिटिव दोनों ही, क्योंकि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार हैं तो पूरी तरह से आयनित रहेंगे। इनको मिलाने पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर जल बनाएंगे और जो भी चालकता होगी वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की वजह से होगी। तो शुरू में तो ये सारे आयन थे तो चालकता ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे वाटर बनेगा तो यानी कि सॉल्यूशन में से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव हटते चले जा रहे हैं तो चालकता का मान तेज़ी से कम होता है, और जब लास्ट पॉइंट होता है यानी जब पूरा जो है H पॉजिटिव कंज्यूम हो गया फिर अगर हम NaOH और मिलाते हैं तो यानी कि OH नेगेटिव बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि उसके साथ मिलके H पॉजिटिव वाटर जो बनाते थे वो H पॉजिटिव नहीं है। अब NaOH ही बढ़ते जाएंगे, OH नेगेटिव आयन बढ़ते जाएंगे, तो OH नेगेटिव की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो चालकता का मान एकदम से ज़्यादा बढ़ेगा। ये देखिए यहाँ पे A पॉइंट पे पहले सिर्फ HCl था,
हमने इसमें NaOH मिलाया तो NaOH का जो OH नेगेटिव था वो H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाता चला गया। अब यानी कि H पॉजिटिव को सॉल्यूशन में रिप्लेस किया है Na ने। तो Na की जो चालकता है वो H पॉजिटिव से कैसी होती है, कम होती है। तो क्योंकि भारी भी है वो H पॉजिटिव से, तो ये धीरे धीरे चालकता का मान कैसा होता है, कम होता जा रहा है। क्योंकि कंटिन्यूस H पॉजिटिव का जो स्थान है यहाँ पर देखिए H पॉजिटिव, पहले H पॉजिटिव की जैसे चालकता थी, Cl तो था ही, लेकिन अब क्योंकि H पॉजिटिव ने तो OH के साथ वाटर बना दिया तो सॉल्यूशन में जो है वो Na पॉजिटिव और Cl रह रहे हैं, यानी कि H पॉजिटिव की जगह किसने ले ली है, Na ले ली है। तो इसलिए जो चालकता का मान है वो जो लगातार है कम होता चला जा रहा है। जब सारा H पॉजिटिव खत्म हो जाएगा तो अब धीरे धीरे Na और OH नेगेटिव का मान बढ़ता जाएगा इसमें। अब क्योंकि OH नेगेटिव की जो गति होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, उसकी चालकता भी ज़्यादा होगी, तो फिर यहाँ से जो है और NaOH बनाने पे ये चालकता का मान बढ़ता जाएगा। और ये बिंदु जो है, इस बिंदु को हम कहते हैं अंत बिंदु, क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव पूरा खत्म हुआ है और जैसे ही H पॉजिटिव खत्म होगा विलयन की चालकता बढ़ने लगेगी। तो यहाँ से हम जब इस पे एक लाइन खींचते हैं तो ये जो आयतन है, ये आयतन बता देता है कि इतने आयतन NaOH से जो है पूरा HCl न्यूट्रलाइज हो गया, और यही अभिक्रिया का अंत बिंदु है। दूसरा है दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य अनुमापन। इसके लिए हम एक दुर्बल अम्ल ले लेते हैं, जैसे एसिटिक एसिड लिया है और इसमें हम प्रबल क्षार NaOH मिलाते हैं। तो एसिटिक एसिड दुर्बल अम्ल है, तो इसकी ये बहुत ही कम आयनित अवस्था के अंदर होता है, पहले शुरू से ही इसकी चालकता काफ़ी कम होती है। अब और इसकी जो चालकता है वो एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आयन की वजह से है। जब इसमें हम NaOH मिलाते हैं तो H2O बनता है, और यहाँ पर जो है जो H पॉजिटिव थे उसका स्थान Na लेता है, लेकिन क्योंकि ये एक सोडियम जो एसीटेट है ये आयनित रूप में ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पर जो है इनकी चालकता धीरे धीरे क्या है, बढ़ने लगती है। यहाँ इस पॉइंट पे लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती है, क्योंकि H पॉजिटिव जो है ये बहुत ही कम आयनित रूप में था। तो यहाँ पर आकर जो है ये फाइनली जैसे ही सारा एसिटिक एसिड न्यूट्रलाइज होता है तो NaOH डालने पर फिर एकदम से इसकी चालकता बढ़ती है। और ये जो X पॉइंट है जहाँ से इसकी चालकता बढ़नी शुरू हुई है, इस X पॉइंट को हम इसका अंत बिंदु या तुल्य बिंदु कहते हैं। फिर है प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार के मध्य अनुमापन। जब प्रबल अम्ल जो है हम लेते हैं कंटेनर में, जैसे HCl, और दुर्बल क्षार हमने लिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो शुरू में जो HCl लेते हैं क्योंकि ये प्रबल है तो इसकी चालकता बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे HCl में हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो इसका OH और ये H पॉजिटिव दोनों मिलके वाटर बना देते हैं। तो और H को रिप्लेस किया है किसने, अमोनियम ने किया है। तो जो अमोनियम है इसकी चालकता, इसकी गति कम होती है, इसकी चालकता कम होती है। तो जैसे जैसे हम इसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते जाते हैं तो यहाँ पर जो है इसकी विलयन की जो चालकता है उसका मान कम होता जाता है। और इस पॉइंट पे आके जो है अब अगर हम और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो इसकी चालकता हमें ऑलमोस्ट स्थिर दिखती है। इसका कारण ये है कि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो ये खुद ही बहुत दुर्बल विद्युत अपघट्य है, तो ये इसके और एडिशन पे भी चालकता के मान में कोई बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होती है। तो ये जो है चालकता का मान ऑलमोस्ट स्थिर ही हो जाता है। तो ये इसकी रिएक्शन है कि HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ने वाटर बनाया। पहले सॉल्यूशन में सिर्फ H और Cl थे, तो ये इनकी वजह से चालकता बहुत ज़्यादा थी। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड आया तो ये H पॉजिटिव कम होने लगे, क्योंकि इस H पॉजिटिव ने OH नेगेटिव के साथ मिलके वाटर बना लिया था। तो ये यहाँ से जो है इसलिए चालकता का मान जो है कम होता चला जाता है। इसके बाद है दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार के मध्य अनुमापन, अमोनियम एसीटेट। और ये तो यहाँ पर हमने जो है एसिटिक एसिड लिया और इसमें धीरे धीरे अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला रहे हैं। तो शुरू में इस बिंदु पर जो है एसिटिक एसिड की चालकता काफ़ी कम थी। जैसे जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमने मिलाया अमोनियम एसीटेट बना, जिसकी चालकता कंपैरेटिवली जो है ज़्यादा होती है। तो धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया
और यहाँ पर आकर जब ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया एसिटिक एसिड, तो इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पे लगभग स्थिर हो गया, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसे पहले भी अपन ने देखा था कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड की चालकता अधिक नहीं होती है। तो जैसे जैसे हम पूरा जब एसिटिक एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है तो फिर हम कितना भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएं, लगभग इसकी चालकता स्थिर ही रहती है, इसमें चेंज नहीं आता है। और अनुमापनों में क्षार विलयन की सांद्रता अम्ल विलयन की तुलना में 5 से 15 गुण अधिक लेते हैं। ये जो दुर्बल है कि ये क्योंकि इसलिए लेते हैं क्योंकि ये कम आयन देते हैं, तो इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग इसकी कंसंट्रेशन हम लेते हैं। फिर जो दूसरी तरह का अनुमापन है वो है अवक्षेपण अनुमापन। अवक्षेपण अनुमापन में क्या है कि कोई एक ऐसा सॉल्ट बनता है जिसकी विलयशीलता बहुत कम होती है और ये धीरे धीरे नीचे बैठने लगता है। तो इसके लिए उदाहरण के लिए हम लेते हैं AgNO3 और KCl। हमें पता है कि जो इनको मिलाएं, नाइट्रेट जो होते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, एल्कली मेटल की भी बहुत ज़्यादा होती है। Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलके AgCl बनाते हैं, जो कि अवक्षेपितों के नीचे बैठ जाता है। तो शुरू में क्या है कि AgNO3 था और हमने इसमें क्या है KCl विलयन डाला, तो AgCl नीचे बैठ गया। तो शुरू में जो है विलयन में चालकता में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि Ag पॉजिटिव आयनों का प्रतिस्थापन K पॉजिटिव आयन करे। पहले इस जो विलयन था उसमें Ag पॉजिटिव था, NO3 था। जब हमने K पॉजिटिव KNO3 इसमें ऐड किया, KCl ऐड किया, तो क्या हुआ कि AgCl नीचे बैठ गया, यानी पहले सॉल्यूशन में Ag पॉजिटिव और NO3 था, अब सॉल्यूशन में है K पॉजिटिव और NO3। चेंज आया है, Ag के स्थान पे पोटेशियम आया, तो इनकी गति में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो शुरू में जब हम डालते हैं तो अवक्षेप बनता चला जाता है, चालकता में कोई फर्क ज़्यादा नहीं आ रहा है, क्योंकि Ag पॉजिटिव को रिप्लेस किया है K पॉजिटिव ने। धीरे धीरे जब अंत बिंदु आता है तो यानी सारे जो है Ag ख़त्म हो गए। अब जैसे जैसे हम पोटेशियम मिलाएंगे बहुत मात्रा बढ़ेगी इसकी, Cl नेगेटिव की भी मात्रा बढ़ेगी और एकदम से जो है चालकता के मान में वृद्धि होती है। इसको हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो यहाँ पे जो है हमें अंत बिंदु प्राप्त होता है, और इसके संगत जब हम आयतन लेते हैं तो हमें वो आयतन प्राप्त हो जाता है जो आयतन AgNO3 को पूरी तरह से अवक्षेपित करने में KCl का प्रयुक्त हुआ। अब हम ये देखते हैं कि चालकता मिति अनुपापनों के लाभ, कि जो विलयन बहुत गहरे रंग के होते हैं उनका सामान्य अनुमापन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके अंत बिंदु का नहीं पता चलता। जैसे HCl और NaOH में हमने फिनोल्फ्थलीन डाला तो दोनों ही कलरलेस हैं, तो जैसे ही फिनोल्फ्थलीन पिंक होता है हमें तुरंत पता चल जाता है। लेकिन अगर हम कोई दूसरे पदार्थ लेते हैं जिनके बहुत गहरे कलर हैं तो उनका अंत, उसमें जो कलर चेंज होता है उनके गहरे रंग के कारण जो है वो कलर चेंज का पता नहीं चलता। लेकिन अगर हम चालकता से लेंगे, अनुमापन करेंगे, तो इनकी चालकताएं ज्ञात करके एक्स्ट्रापोलेट करके हम बहुत आसानी से इसे बता सकते हैं। दूसरा है कि इस विधि में चूंकि अंत बिंदु ग्राफ के द्वारा ज्ञात किया जाता है, अतः सामान्य अनुमापनों की भांति इसमें अंत बिंदु के नज़दीक अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर अंत बिंदु निकल भी गया है तो जो हमने पीछे देखा था कि अगर मान लो इस वाले पॉइंट पे हम रीडिंग नहीं भी ले पाए तो इस लाइन को एक्स्ट्रापोलेट कर दो, इसको कर दो, हमें अंत बिंदु प्राप्त होगा। इस तरह से सारे हम इसमें कर सकते हैं। देखिए ये अगर अंत बिंदु वाली रीडिंग नहीं भी ले सके तो आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करो। ये जो डैश लाइन ये बता रही है कि भाई यहाँ पे हम रीडिंग नहीं ले पाए थे, तो हमने इसको पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से बढ़ाया, तो हमें एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद जो है ये अंत बिंदु प्राप्त हो गया। इस विधि से तनु अम्ल व तनु क्षार के मध्य का अनुमापन भी कर सकते हैं, जो कि सामान्य विधि से संभव नहीं हो पाता है। और इस विधि में प्रबल व दुर्बल अम्ल के मिश्रण का अनुमापन भी किया जा सकता है। और इन अनुमापनों पे इलेक्ट्रोड के अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ के आयनों की सांद्रता में परिवर्तन हो सकता है। इस प्रयोग में इसलिए प्रत्यावर्ती धारा का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि डीसी में जो है वो पदार्थ, वो जो इलेक्ट्रोड है वो भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए हम जो है इसमें एसी का भी प्रयोग करते हैं और इससे जो है हमें मान अनुमापन के यथार्थ ज़्यादा प्राप्त होते हैं।
अब इसमें प्रश्न आपसे बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है कि चालकता मूलक अनुमापन जो है इसको आप डिटेल में समझाइए, या फिर कुछ एक पर्टिकुलर कोई प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार के मध्य अनुमापन को समझाइए, चालकता विधि से कैसे ज्ञात किया जा सकता है। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका ग्राफ इस देकर कि इसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार से कैसे प्राप्त होता है, या ग्राफ के द्वारा बताइए कि किस तरह से अनुमापन का अंत बिंदु प्राप्त किया जाता है। और चालकता मितीय अनुमापनों के लाभ पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।